कार आज हम लोग फेस कहानी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यह एक आंचलिक कहानी है, साथ ही मिथिलांचल की लोक संस्कृति को प्रभावित व श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझाने में यह पाठ योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानियों की खूबसूरती, घटनाओं व संवेदनाओं की दृष्टि से यह कहानी बड़ी ही मार्मिक ढंग से फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। आज हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे। इसमें सिरचन और मानू, जो कि इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी परिक्रमा करती है। इस कहानी को हम सारांश के रूप में आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से प्रस्तुत करेंगे। खेती बाड़ी का समय है और सिरचन को लोग नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि उसे लोग बेकार या बेगार समझते हैं। उसे खेती बाड़ी में मन नहीं लगता है, क्योंकि वो एक कलाकार है और कलाकार को अपनी कला से ज़्यादा प्रेम होता है, दूसरे कामों से उसे प्रेम नहीं होता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर कह देते हैं। एक समय था जब लोग बड़े बड़े बाबू का गाड़ी उसके राम मरैया के सामने लगती थी और उसकी खुशामद होती थी, क्योंकि उस समय, जिस समय की ये घटना है, उस समय शीतल पाटी, मूज की चिक आदि, चटाई, टोपी, ये सब बनाने के एकमात्र कलाकार सिरचन जी थे। और सिरचन जी की जो शैली थी वह पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। वह चटोर हैं, कामचोर हैं, बेगार समझे जाते हैं। लेकिन यह लेखक की एक घटना है, किस प्रकार से जब सिरचन को बुलाना होता था तो लोग सबसे पहले उसकी भोग की व्यवस्था करते थे। अगर सिरचन को बुलाना है तो भोग की व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर भोग की व्यवस्था हो जाएगी तो सिरचन बाबू दुम दबाते हुए चले आते थे। तो भोग में अगर कमी भी होगी तो वह नहीं काम करेंगे। ये कहानी सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर, सिरचन आज नेनू मत रही हूँ, तुम्हारी याद आ गई। अगर आपको कुछ काम करवाना है तो सबसे पहले सिरचन जी को बुलाइए और घी की काढ़ी खखोरी के साथ चूड़ा तो तुमको बहुत ही पसंद है। बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद आया है कि उसकी ननद रूठ गई है मोती की शीतल पाटी के लिए। और शीतल पाटी कौन बनाता है? तो सिरचन जी बनाएंगे। सिरचन को कोई काम नहीं है, लेकिन तब भी अपनी कारीगरी के लिए कहता है, शादी ब्याह का समय है, दम मारने की छुट्टी कहाँ है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने पहले ही बताया है कि जो कारीगर होता है वह अपने काम के प्रति वफादार होता है। तो वह एक एक काम को बड़े ही जतन से, जैसे कूची बनाना, रंगना, सुतली सुलझाना, पूरा दिन काम करता। समय उसकी तमता में अगर जरा सा भी रुकावट पड़ता तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए। वह जानता था कि दूसरा कोई ये विद्या नहीं जानता है, ये काम नहीं जानता है, वह नहीं कर सकता है। सिरचन
में गुण या दोष भी कह सकते हैं आप। मुंहजोर था लेकिन कामचोर नहीं था। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करवाने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठास न हो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा सी भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इस सब की अगर प्रबंध आप कर लेते तो सिरचन महाराज दुम दुबाते हुए आपके यहाँ प्रस्तुत हो जाते। आज तो अब अध कपारी दर्द से माथा टनक रहा है। थोड़ा सा रह गया है किंतु दिन आकर पूरा कर देंगे। वह किसी दिन अगर काम आपको करवाना है, अगर थोड़ा सा भी बात में झोल हुआ तो काम को छोड़कर वह चला जाता था। मोथे घास को और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तिल्ली की झिलमिलाती चिक, संतरे डोरे के मोटे, भूसी चूनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, सूखे पत्तों की छतरी, टोपी, इसी तरह के बहुत सारे काम सिरचन बाबू जानते थे। उसे आप काम करवाना है तो प्रेम से बात करना होगा। मजदूरी उसको नहीं चाहिए लेकिन पेट भर खाना और उसके अनुसार मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलवाने जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाराज की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठती है। मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात ही है बेटी, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो कटोर की कटोरियों का काम सिर्फ खेसारी का सतुआ खिलाकर कोई करवा ले भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। देखिए, सिरचन से प्रेम से अगर बात नहीं कीजिएगा तो वो जो भी खाए रहता उकीट देता था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी से खत लिखकर, उस समय खत चलता था, मानू के साथ मिठाई की पतली ना आवे कोई बात नहीं है, लेकिन 3 जोड़ा फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटी, जिस पर हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं, के बिना अगर आएगी मानू तो भाभी ने हंसकर कहा बगैर वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले ही सिरचन बाबू को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया था। माँ ने, देख सिरचन, इस बात तुम्हें नया मोहर छाप वाला धोती मन लगाकर काम करो कि देखने वाला देखकर दंग रह जाए। इस बार वह जो काम करेगा वह सबसे अलग होगा। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिल्लियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नया चीज बना रहा है। कौन? सिरचन राय। मझली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ में पहले ही बोल ली, मनोहर छाप धोती देने से ही अच्छी चीज बनती तो भैया से कहकर भिजवा देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मनोहर छाप धोती के साथ
रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हो बहू? मनोहर छाप धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के साथ रोज मिठाई जो खाने को मिलेगा, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मग्न रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती। ओठ पर अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसके पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर गई। काम करते करते वो इतना मग्न था कि उसको खाने पीने की भी फुर्सत नहीं। और उस समय जब वो खाने के लिए देखा गया तो क्या मिलता है? चिवड़ा और मीठा, वो भी सूखी। क्योंकि सिरचन को बुलाना है तो दूध मलाई का व्यवस्था तो करना पड़ेगा। माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई के अंदर पकवान बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन ने मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा था। अछूता था, उसने वो छुआ तक नहीं। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी का भौं तन गया। मुट्ठी भर बूंदी सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरियानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सिर पर चढ़ने लगेगा। नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मझौली भाभी भी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमतमाकर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बेतुक का बात मत करो। जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदा डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देते हुई बोली। इधर उधर देखकर सिरचन, दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म के बात कहेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल कर रही थी। सिरचन को पान खाते देख अवाक हो थी। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुआ। चाची कई कारणों से जली भुनी थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका वह खोज रही थी, फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, मखरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक चुपचाप बैठा पान को मुंह में गुलगुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी, हंसुआ वगैरह समेटकर
वह झोले में रखकर चला गया। चाची बड़बड़ाने लगी, अरे बाप रे बा, इतनी तेजी कोई मुफ्त में काम नहीं करता है। 8 रुपये में मोहर छाप धोती आती है। इस मुझौसे के न मुंह में लगाम है न आंख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगे। बता, टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखकर वह उसे सहलाने लगी। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले में जाकर भिजवा दूंगी। मीनू को याद आ गई। मीनू को याद आ गई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी। माँ ने, ससुराल वालों ने जाने कितनी बार खोलकर देखी थी। पटना और कलकत्ता के मेहमानों को वह बहुत ही पसंद करती थी। मैं सिरचन को मनाने गई, देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बउआ जी, अब नहीं कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बउआ जी, मेरे घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पार्टी उसी की बनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली ही में मेरा कदर होता था, अब क्या कहूँ। मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में जो ठेस पहुँचती है वह नहीं आ सकता है। बड़ी भाभी अधूरे चिक में रंगीन छिट का झल्लार अपने लगाते हुई बेजान दिख रही थी। मीनू कुछ नहीं बोल पा रही थी बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और भौजी, भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मीनू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन के पास मिलने का समय देखा। मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आ रहा था। चाची के सुर से सुर मिलाकर कोसने को भी जी कर रहा था। कामचोर चटोर गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ती है उसकी। बउआ जी, उसने दरवाज़ा के पास आकर पुकारा। क्या? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखकर दौड़ते दौड़ने लगा। दरवाज़ा खोलिए मियन मानू, दीदी कहाँ हैं, एक बार देखो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीज़ है दीदी, शीतल पार्टी, चिक और एक जोड़ी आसानी कुश की गड़ी चल पड़ी। मानू मनोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत में काटकर दोनों हाथ जोड़े लिए। मानू फूट फूट कर रोने लगी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगी। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार उसने देखा था। ये कहानी ठेस, वाकई में ही जब किसी कलाकार को ठेस लग जाती है तो किस प्रकार से ये
उसकी वेदनाओं को व्यक्त किया है इसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने। और ये आप सभी के लिए भी है कि जो कलाकार होता है उसकी इज्जत करना चाहिए हमें, वह मुंहजोर हो या कुछ भी हो। इसमें यह दिखाया गया है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे।